हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग द 7th सेमेस्टर सब्जेक्ट विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अर्लियर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को हम लोग 2 सेमेस्टर्स में पढ़ते थे। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर डेडिकेटेड होता था केवल हाईवे इंजीनियरिंग को। इन द नेक्स्ट सेमेस्टर हम लोग पढ़ते थे रेलवे एंड एयरपोर्ट्स एंड डॉक्स इंजीनियरिंग। तो अब हुआ क्या है, थोड़ा सिलेबस को कम करके इन सारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को एक ही में ऐड कर दिया है। मीन्स हाईवे, रेलवेज, एयरपोर्ट, डॉक्स एंड हार्बर्स, इन सारी इंजीनियरिंग को मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया है विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कंट्री की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कंट्रीब्यूट करती है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को। अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, सोशल डेवलपमेंट या फिर कल्चरल डेवलपमेंट किसी भी टाइप का, देन यू नीड टू हैव गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। यहाँ पे जो मेजर रोल है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। किसी भी रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो गुड्स बनाएंगे, सपोज फूड है, क्लोथिंग्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। मीडियम क्या हो सकता है? लैंड हो सकता है, वाटर हो सकता है या फिर एयर हो सकता है। सो यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी नीड टू ट्रांसपोर्ट दीज commodities to different regions of the country so that overall growth, overall development of the country can occur. ठीक है, transportation plays a very important and vital role in the economic development of a country. ठीक है, तो इसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है। देखिए क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल की। इन टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी फंक्शनल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसके मैनेजमेंट और ऑपरेशन फैसिलिटी, जो भी व्हीकल्स उस पर मूव करेंगे उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इन सारी टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करें तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होंगी जो हम प्रोवाइड करेंगे वो सेफ़ होंगी, एफिशिएंट होंगी, कंफर्टेबल होंगी एंड इट कैन बी रैपिड, इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए। ये इकोनॉमिकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए विदाउट स्पेंडिंग टू मच। इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटी इन अ सेफ, एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल मैनर by using the applications of technology and science, then it concludes as a transportation engineering. Very important definition, and this definition is given by engineers of transportation society. ठीक है, ये हो गई definition of transportation. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में 3 टाइप के मैंने आपको कैटेगरी बताई, लैंड, वाटर एंड एयरवेज। लैंड को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में। सब कैटेगरीज के हैं रोडवेज एंड रेलवेज। यू विल बी शॉक टू नो कि जो हमारी रेलवे सिस्टम है ये वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है, क्योंकि हमारी जो रेलवे कनेक्टिविटी है इट इज़ हायर देन, वैसे तो लैंड की देखी जाए तो जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है इट इज़ हायर देन यूएसए, ब्राज़ील एंड इवन चाइना। रीज़न भी है इसका, वी आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आफ्टर चाइना, बट चाइना इज़ हैविंग मोर एरिया देन इंडिया. That is why it is the reason that we have more density of road than China, because 30 or 40% of the area of China is still not that populated that India have. ठीक है, तो लैंड में हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रोडवेज एंड रेलवेज। रेलवे हमारा बहुत बड़ा है, आपको पता ही है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे जो रेल लेंथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है वाटरवे।
वाटर में क्या होगा, आपको पता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नेसेसिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन को भी ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोजेक्ट चलाए हैं। क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है यहाँ हॉलिंग कैपेसिटी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, नॉट दैट मच पावर इज़ रिक्वायर्ड, इसलिए ये थोड़ा चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाता है वाटर। तो होगा क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो मेन सिटीज़ हैं विच आर अलोंग द रिवर कोस्ट, विच आर अलोंग द रिवर कोस्ट, तो उसमें क्या होगा, हम लोग उन मेजर सिटीज़ को वहाँ पोर्ट बना के हम लोग उन मेजर सिटीज़ में गुड्स का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कार्गोज़ का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ऑप्टिमम नेविगेशन डेप्थ चाहिए होगी। सपोज़ कीजिए गंगा का, जैसे गंगा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिटीज़ में फ्लो होती हुई जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी रिवर है हमारी कंट्री की, तो उसके अलोंग साइड जितने भी शहर होंगे हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट बाय यूजिंग शिप्स एंड कार्गोज, ठीक है। तो होगा क्या, हमको गंगा में शिप्स को मूव कराने के लिए हमको सर्टेन रिक्वायरमेंट होगी डेप्थ की, ठीक है। कम डेप्थ में ये काम नहीं हो सकता बिकॉज जो कार्गो शिप्स होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आजकल ये प्रोजेक्ट भी हमारे रनिंग में है। यहाँ जो हमने स्टार्टिंग की है वो वाराणसी से की है, और कोलकाता में भी एक पोर्ट है, हुबली नदी पे, वहाँ पे भी एक पोर्ट बन रहा है। तो वहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब वाटर ट्रांसपोर्ट, बट अभी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इस पर वर्क चल रहा है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज इट इज़ चीपर। इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जो काम आप एयरपोर्ट के थ्रू या फिर एरोप्लेन के थ्रू जो सामान आप सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम में भेज सकते हैं, उसी सामान को आपको वाटर के थ्रू भेजने में, वाटर ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लगेगा। बट एट द सेम टाइम ये चीपर है एज़ कम्पेयर टू एयरवेज, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एयरवेज दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ चीपर एंड रिक्वायर लेस इंजन पावर, लेस हॉलिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिए। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हमने डिवाइड कर दिया और उनके अंदर देखा, हाईवे में कार, बस, ट्रक और अदर नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स सच एज बुलक कार्ट्स, रिक्शाज etc. which moves on highway and they transfer people and goods or commodity from one place to another. Similar is the case with railways. Passenger and goods both can be transported through railways. Airways, waterways, airways में aeroplanes, helicopters और military purpose fighting jets etc. ये मूव करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं कमोडिटी एंड पैसेंजर्स को और आर्मी पीपल को एट द वॉर प्लेस। यू नो दिस। वाटरवेज के बारे में मैंने अभी बताया आपको, थ्रू शिप्स एंड बोट वी कैन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और कुछ और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जैसे पाइपलाइंस, एलिवेटर्स, रोप वेज। रोप वे इज़ अ काइंड ऑफ एयर वे, ठीक है। आप लोग रोप वे के थ्रू वन प्लेस टू अनदर वे प्लेस जा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए बहुत गहरी घाटी है तो इतनी ऊंचाई पे रोड या पुल बनाना इज़ नॉट दैट इकोनॉमिकल और नॉट दैट फीजिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, रोप वे का सहारा लेके वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं इन माउंटेन और हिली रीजन्स, ठीक है। और जो पाइपलाइंस होती हैं हम उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेस, वाटर एंड एट्सेट्रा। तो ये भी एक तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा। एयरवेज के बारे में बता चुका हूँ, इट इज़ द फास्टेस्ट अमंग ऑल द मोड्स, ज़्यादा कंफर्टेबल है, टाइम सेविंग है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ मोर इकोनॉमिकल। यहाँ आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज टू मूव फ्रॉम हेयर टिन टू देयर, ठीक है। वाटरवेज के बारे में बताया मैंने आपको, स्लोएस्ट है बट एट द सेम टाइम इट इज़ इकोनॉमिकल बिकॉज ये चीपर है। दिस कैन बी पॉसिबल बिटवीन पोर्ट्स, मुझको पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, बंदरगाह बनाने पड़ेंगे ऑन द सी रूट्स और अलॉन्ग द रिवर। अलॉन्ग द रिवर हमारे यहाँ बन रहा है वाराणसी में, मैंने बताया आपको, हुबली नदी पे है ही कलकत्ता में। तो वी आर एडजॉइनिंग ऑल दीज पोर्ट्स सो दैट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर कैन बी डन थ्रू वाटरवेज ऑल्सो इन इंडिया। ऑल्दो दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज दैट नॉट दैट मच पॉपुलर इन इंडिया बट स्टिल इट इज़ वर्किंग, ठीक है।
और एक चीज़ और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, दिस नीड्स मिनिमम एनर्जी टू हॉल यूनिट लोड थ्रू यूनिट डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था हॉलिंग पावर कम लगती है, जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप रेलवे लें, रेलवे में एक इंजन 11 से 12 डिब्बों को खींचता है, तो एक इंजन के लिए बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर रिक्वायर्ड है टू हॉल ऑल दीज यूनिट्स, ठीक है। एट द सेम टाइम शिप रिक्वायर मिनिमम एनर्जी टू हॉल यूनिट लोड थ्रू यूनिट डिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं रेलवेज। रेलवे ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि आपको पता है जैसा कि हमारा जो देश है बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। सो जो हमारे यहाँ डेली पैसेंजर्स हैं, जो भी हमारे यहाँ मूव करने वाले जो भी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए आपको एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए विच कैन कैरी पॉपुलेशन। दैट इज़ वाई रेलवे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़। और एक चीज़ और है कि सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी हमारी रेलवे के थ्रू ही है। हम आपको पता ही है कि हमारा जो कनेक्टिविटी सिस्टम है रेलवे का वो बहुत अच्छा है। आपको रिमोट एरियाज़ में भी रेल्स मिल जाएंगी, आपको हिली एरियाज़ में भी आपको रेलवे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। और ये पर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है टू हॉल अ यूनिट लोड यूनिट डिस्टेंस। बट होता क्या है, एज़ कम्पेयर टू रोड्स वो एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू रोड्स, बिकॉज रोड्स पे जो जैसे सपोज करो आप किसी कार में हो तो दैट रिक्वायर मोर पावर, बट एट द सेम टाइम रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इन द सेंस, आप जब आपका मन करा आप उठे घर से विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स, आपने अपना व्हीकल उठाया, तो डिपेंडेंसी बहुत कम है। व्हीकल उठाया और आप सीधे आपने रोड यूज़ करके और आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो दिस मेक रोड ट्रांसपोर्टेशन वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। अब अगर आप ऑन द स्पॉट रेलवे को लें तो आपको रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए आपको डिपेंड होना पड़ेगा रोड पे। अगर वहाँ का रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपको रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, एयरवेज है, वाटरवेज है, तो ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हैं ये डिपेंडेंट हैं रोडवेज पे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि रोडवेज लेस डिपेंडेंट है और मोर फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और पर एक चीज़ और है, जो सेफ्टी है वो यहाँ पे ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू रोडवेज, बिकॉज आपको पता है मूव करते हैं तो आपको क्रॉस ट्रैफिक मिलता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप रेल पे हैं, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन मूव्स ऑन अ सिंगल ट्रैक, लेस ट्रैफिक, लेस चांसेस ऑफ कोलिजन, मोर सेफ्टी। तो आप कह सकते हैं कि रेलवे जो है वो ज़्यादा सेफर है एज़ कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद वाटरवेज। आपको पता है कभी कभी क्या बोलते हैं इसको, ज्वार भाटा वगैरह आ जाता है समंदर में, नदियों में, तो जो हमारा जो वाटर लेवल होता है वो सडनली राइज होने लगता है। जब राइज होने लगता है तो जो भी हमारे शिप्स और बोट होते हैं उनको मूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और सेफ्टी का खतरा भी आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो रेलवे प्रोवाइड्स यू मोर सेफर ऑप्शन दैन एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ठीक है। रोड्स में भी आप देखते हैं मोर एक्सीडेंट्स, क्यों? बिकॉज ट्रैफिक मूवमेंट इज़ वेरी मच हाई ऑन रोड्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताऊंगा अभी इंडिया का, तो वहाँ पे जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, रोड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ 20 ईयर्स रोड डेवलपमेंट प्लान बनाए थे। तो उन 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान में जो पहला रोड डेवलपमेंट प्लान था वो था नागपुर रोड प्लान। उस नागपुर रोड प्लान के थ्रू हमने क्या किया था, रोड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इसमें 5 कैटेगरीज में कुछ इस तरीके से थी: हाईवे, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैटेगराइज कर दिया था रोड को। तो जब मैं आपको 20 ईयर रोड प्लान बताऊंगा तो आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा उसके बारे में। अभी हम लोग जो हमारे यहाँ रोड को कैटेगराइज किया गया है हम उसकी कैटेगराइजेशन पढ़ लेते हैं पहले। नेशनल हाईवेज, हाईवेज के बारे में पढ़ने हैं पहले।
इट गिव्स द मैक्सिमम सर्विस टू वन एंड ऑल। ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो आपको पता ही है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लेक्सिबल है। इट इट कैन बी यूज बाई वन और टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये मैक्सिमम सर्विस देता है। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैंने बताया आपको, आपने अपनी गाड़ी उठाई रात में 2 बजे और ट्रैवल कर लिया, बट दैट फ्लेक्सिबिलिटी आपको रेलवे में नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रेन को मूव करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उससे 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको रोड की ज़रूरत पड़ेगी या वाटरवे की ज़रूरत पड़ेगी या एयरवेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है रेलवेज में, बट एट द सेम टाइम डिपेंडेंसी कम रहती है रोड ट्रांसपोर्टेशन में, इसलिए हाईली फ्लेक्सिबल है। इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस विच इज़ वेरी मच क्लियर। डोर टू डोर सर्विस है। अदर मोड्स आर डिपेंडेंट ऑन इट, ये भी क्लियर है आपको। इट रिक्वायर स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है। जो रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है उसकी फैसिलिटीज़ को ले डाउन करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, बट रोड्स के लिए क्या होता है, कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू। बट अगर देखा जाए तो मेंटेनेंस रेलवे की ज़्यादा होती है, और जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनते हैं इनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है। एट द सेम टाइम जो रोड्स बनती हैं उनका डिज़ाइन पीरियड 10 या 15 ईयर्स होता है, उसके बाद रोड उस तरीके से वर्क नहीं करती है जिस तरीके से इन ड्यूरिंग डिज़ाइन पीरियड करती है। तो आपको मेंटेनेंस भी बहुत हाई करना पड़ेगा, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट में। मोटर व्हीकल्स आर चीपर देन अदर कैरियर्स लाइक रेलवे लोकोमोटिव्स एंड वैगन्स, ये तो आपको पता ही है। किसी भी इंजन या फिर उसके डिब्बे से कम खर्चा करना पड़ता है मोटर व्हीकल्स में टू बाय दैट। इट सेम टाइम फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको सपोज करो 40-50 किलोमीटर्स की रेंज में जाना है, तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको आधा घंटा पहले निकलना पड़ेगा, ट्रेन का वेट करना पड़ेगा, ट्रेन के स्टॉपेजेस होते हैं। तो छोटी डिस्टेंस के लिए जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसमें कभी कभी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा फिजिबल होता है और कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ एक्सीडेंट्स, ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, मैंने आपको बताया जब बहुत सारे व्हीकल्स टू एंड थ्रू मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एज़ कम्पेयर टू अगर शिप्स वगैरह में देखा जाए तो वहाँ लेस ट्रैफिक होता है। रेलवे में सिंगल ट्रैक होता है, ट्रैफिक वहाँ भी होता है बट वहाँ पर ट्रैफिक को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है वो कभी कभी मैनुअली हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपको हर जगह इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पे हर जगह आपको ट्रैफिक मैन्यूवरिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो रोड ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट यू आर गोना स्टडी इन दिस सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द स्कोप इन फ्यूचर फॉर रेलवे इंजीनियरिंग। आपको पता ही, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बोला था आपको, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड technical principles to plan, to make functional design for operation and management of highways। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, डेवलपमेंट, प्लानिंग, लोकेशन, हाईवे डिज़ाइनिंग, ज्योमेट्रिक एंड स्ट्रक्चर्स, traffic performance and its control, which type of material should be used, which type of material will be cheaper, construction किस तरीके से होगा, what are the construction technology that will be used to lay roads, what would be the maintenance cost, what would be the method of maintenance। तो these type of thing you will study in the transportation or highway engineering। और सबसे important बात, when a project is finalized तो उसकी compatibility check की जाती है, it is economically feasible, do we have certain amount of finance so that we can start the construction। We need a good administration such as managers, general managers who has technical knowledge, technical experts, planning experts, drawing experts to lay down a project or to start a project, highway project। तो इन सारी फील्ड्स में आपको वर्क करने का मौका मिल सकता है इफ़ यू लर्न हाईवे इंजीनियरिंग इन अ गुड और बेटर वे। ठीक है, दीज आर द एरियाज in which the scientific and technical applications can be applied
टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या होगा? एक सेफ, इकोनॉमिकल, कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहली तो चीज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने आपको बताई थी, किसी भी क्षेत्र, किसी भी एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो बेटर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो दैट जो गुड्स ट्रांसफ़र या पैसेंजर ट्रांसफ़र का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। जो एक बार में बल्क सामान है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचेगा। लोगों को क्या मिलेगा? रोज़गार मिलेगा, क्योंकि जब सामान जल्दी आएगा इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगेंगी। इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे होंगी वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो जो वर्कर्स हैं वो अपने प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने में क्या होगा? ईजियर होगा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर अच्छी हो तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हायर ग्रोथ पे होगा, अच्छी ग्रोथ पे होगा। सामाजिक सोशल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्पेशल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्पेस का मतलब स्पेस में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे सैटेलाइट्स है, सही है। अगर अगर सैटेलाइट्स ना हो तो फिर आपको एग्जैक्ट लोकेशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और आजकल आपको पता ही है कि जीपीएस कितना इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी डेवलपमेंट भी हो पाते हैं अगर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को अगर हमको इम्प्रूव करना है। तो इन सब चीज़ों का रोल है, जीपीएस का रोल है हमारे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को बेटर और एफिशिएंट बनाने के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट करने के लिए। सपोज़ कीजिए आप अभी असम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, यू आर अनअवेयर ऑफ दैट। तो वहाँ के कल्चरल को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू गो देयर। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं देन यू कैन सी वेरियस काइंड्स ऑफ images, various kinds of videos that are published or that are televised through satellites only। तो स्पेशल डेवलपमेंट का ये भी फ़ायदा हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तो ये सारे जितने भी मैंने अभी आपको बताइए 5 के 5, ये सारे अच्छा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं टू एनहेंस द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, आपको पता है जैसे कल्चरल डेवलपमेंट कैसे होगा? सपोज़ करो अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी ना हो और आप राजस्थान में रह रहे हो तो आपको दूसरे जो राज्य हैं उनके कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं लग पाएगा। जब आप वहाँ जाते हैं यू लर्न न्यू कल्चर, यू लर्न डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट परफॉर्म्ड और दैट आर नॉट इन प्रैक्टिस इन राजस्थान। और जब आप वो नया कल्चर समझते हैं तो आप यूजिंग दैट कल्चर आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है टू नो द डिफरेंट कल्चर ऑफ डिफरेंट रीजन। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड गुड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे रोड जो है उस पर वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल चलते हैं, जैसे पैसेंजर कार्स हैं, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, साइकिल्स हैं, बुलेट कार्ट्स हैं, एक्सेट्रा। तो पहली बात तो आपको पता ही है कि मैंने बताया था आपको ये स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, तो ईजी टू ले होते हैं ये। इट ऑफर्स अ कंप्लीट फ्रीडम टू रोड यूजर्स। बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम बताया था, तब आपको बताया था कंप्लीट फ्रीडम होता है टू ट्रांसफर द व्हीकल फ्रॉम वन लेन टू अनदर लेन एंड फ्रॉम वन रोड टू अनदर अकॉर्डिंग टू द नीड एंड कन्वीनियंस। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग रूट चेंज करके वन प्लेस से अनदर प्लेस स्ट्रेट रूट फॉलो करके कहीं और जा सकते हैं। तो यू हैव मैनी डायरेक्शन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस। ठीक है, और ये आपको पूरी आज़ादी देता है टू मूव इन एनी डायरेक्शन। स्पीड है मूवमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द सिविरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर हाउ मच कॉन्शियस आर यू अबाउट यूजिंग द रोड्स। तो स्पीड एंड मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एक्सीडेंटल कितने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर सपोज़ करो मैं एक्सप्रेस वे बनाता हूँ तो वहाँ स्पीड की लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड
से भी मूव कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जब इतनी स्पीड होगी तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, लेस होगा। जब कंट्रोल लेस होगा तो सिवियरिटी ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाती है। तो इट विल डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ किस रोड पे आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ऑफर इटसेल्फ टू द होल कम्युनिटी अलाइक। ये बोलना चाह रहा है कि रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो सारी कम्युनिटी को एक सा फील कराता है। जैसे सपोज करो ट्रेन में देर आर 4 कंपार्टमेंट्स, वन इज AC1, AC2, पैसेंजर्स, जनरल। तो ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए हैं बेस्ड ऑन आवर, वो हम लोग उसमें मूव कर सकते हैं। बट रोड इस तरीके का नहीं करता, मतलब यूजिंग योर ओन व्हीकल यू कैन मूव, बट इस तरीके का जो होल कम्युनिटी के लिए वो एक सेम तरीके से वर्क करता है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो उसमें रोड के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो वो लोग जहाँ पैदल चलते थे तो वहाँ उधर पैदल पैरों के निशान बन जाते थे कंटिन्यूस मूवमेंट करने पे। तो वो लोग उसी को अपना रास्ता समझ लेते थे। तो वो एक तरीके का इनिशिएशन था रोड का, जहाँ से आप पैदल चले आपके पैर के निशान बने और वो एक तरीके से रोड बन गया। पर आप सिंगल चल रहे हैं तो वो रोड आपको आपका वेट को सस्टेन कर पा रहा है। पर जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ ओल्ड टाइम में, तो व्हील को चलाने के लिए एक हार्ड स्ट्रेटम की ज़रूरत थी, क्योंकि व्हील सॉफ्ट सॉइल पे चलने में प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हार्ड स्ट्रेटा वाली रोड। क्योंकि जब व्हील बना तो व्हील से वैगन्स बने, जहाँ 2 या 3 व्हील की गाड़ियाँ बनने लगी। गाड़ियों पे सामान लाद कर लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने लगे। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने वैगन्स बनाए छोटे छोटे 3 या 4 पहिए वाले खींचने वाले जो हमने गाड़ियाँ बनाई, तो हुआ क्या, लोड बढ़ गया। लोड बढ़ गया तो जिस पाथ पे लोग सिंगल इंडिविजुअल चले जाते थे, अब उन्हीं पाथ पे उन पहियों से डिप्रेशंस होने लगे और रोड की जो पाथ था बना हुआ वो उनको सस्टेन नहीं कर पाता था। तो यहाँ से नेसेसिटी आई कि भाई हार्ड स्ट्रेटा होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ओल्डेस्ट मोड के बारे में आपको बताए। अब आ जाती है रोमन रोड। रोमन रोड या ये कह सकते हैं एक तरीके से ये फर्स्ट हिस्ट्री में ऐसा पॉइंट था कि जहाँ पे रोड के बारे में सही जानकारी मिली लोगों को। जो फर्स्ट कह सकते हैं एक तरीके से जो बहुत बड़ी रोड बनाई गई वो इटली में बनाई गई, जिसका नाम था एपियन वे। ये लगभग 580 किलोमीटर की लंबी स्ट्रेच थी। तो यहाँ पे जो रोड बनी उसमें उन लोगों ने क्या किया कि एक तो रोड की जो पेवमेंट थिकनेस होती है ना, वो थिकनेस बहुत ज़्यादा रखी। जो रोड होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर को कंबाइन करके रोड बनती है हमारी, इसको पेवमेंट बोलते हैं हम। तो इन्होंने जो पेवमेंट थिकनेस रखी रोमन्स ने, वो 0.75 to 1.2 मीटर रखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है। और इनका जो पेवमेंट था उसमें सबसे नीचे होते थे स्मॉल स्टोन, उसके ऊपर इन लोगों ने सैंड में जो क्रस्ड स्टोन होते हैं उनको यूज़ करा, उसके ऊपर फिर स्टोन बिछाया और एंड में जो ऊपर जो फाउंडेशन स्टोन होते हैं बड़े बड़े उनको बिछा के इनने फाइनल फिनिशिंग दी। तो जो टोटल थिकनेस हुई वो 0.75 to 1.2 मीटर हुई। और जो इन्होंने रोड बनाई थी, रोड जो पेवमेंट बनाने के लिए इन्होंने सॉइल को खोदा और इन्होंने सॉइल को तब तक डिग किया जब तक हार्ड स्ट्रेटा नहीं आ जाता। अब हार्ड स्ट्रेटा आने में थिकनेस ज़्यादा हो गई, तो इन्होंने जो रोड बनाई वो कह सकते हैं एक तरीके से अनइकोनॉमिकल थी, क्योंकि उस ज़माने में इतना ज़्यादा लोड नहीं होता था। हमको इतनी ज़्यादा क्वालिटी की रोड्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी जितनी बन गई। दूसरी बात, जो इन लोगों ने रोड्स बनाई थी वो स्ट्रेट थी रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट, मतलब उनमें कोई ग्रेडियंट नहीं था। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।